नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑलीवुड के इस ऑसम से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आलोक पाठक और आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं प्रस्तावना के महत्व के बारे में। तो जब हमने दोस्तों यहाँ पे सीएए का विरोध देखा था, तो हमने यहाँ पे पाया था कि बहुत सारे लोग अपने विरोध प्रदर्शन में प्रस्तावना को अपने हाथ में लेके अपने विरोध को प्रदर्शित कर रहे थे। तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि आखिर प्रस्तावना ये होती क्या है और ये क्यों एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसे यहाँ पे लोगों ने अपने विरोध को प्रदर्शित करने तक के लिए इस्तेमाल किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रस्तावना के महत्व को। तो सबसे पहले उसके लिए हमें समझना होगा कि प्रस्तावना जो है यानी प्रियम्बल जो है ये होता क्या है। तो प्रस्तावना या प्रियम्बल किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी दस्तावेज का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। एक उसका क्या कराता है, परिचय कराता है उस दस्तावेज का। तो अगर हम देखें तो प्रस्तावना उसके बारे में यानी प्रेम्बल उसके बारे में क्या बताती है, उसकी फिलॉसफी बताती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताती है। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी जो हम यहाँ पे जान गए कि प्रस्तावना क्या बताती है। प्रस्तावना किसी भी डॉक्यूमेंट का बताएगा आपको इंट्रोडक्शन, उसकी फिलॉसफी, उसके ऑब्जेक्टिव। केवल संविधान की प्रस्तावना नहीं होती, बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी भी प्रस्तावना हो सकती है। और जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान में पढ़ते हैं तो उसे हम प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसी तरीके से ये प्रस्तावना दूसरे देशों के संविधान में भी है, जिसमें सर्वप्रथम इसे अमेरिकी संविधान ने अपने संविधान में जोड़ा था। तो ये देखते हैं हम, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है और जिसमें हमारी प्रस्तावना, हमारा प्रियम्बल जो है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो कुछ मुख्य शब्द हाइलाइटेड टेक्स्ट में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और लास्ट में अगर आप देखेंगे, हियर बाय टू अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम अपनी प्रस्तावना को देखें तो हमारी प्रस्तावना कुछ मुख्य बिंदुओं पे यहाँ पे क्या करती है, ध्यान आकर्षित करती है। तो आगे चल के इस सेशन में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि प्रस्तावना के जो ये बताई गई चीजें हैं ये क्या हैं, इनका मतलब क्या है और किस तरीके से प्रस्तावना एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और किस तरीके से ये हर एक भारतीय के जीवन को किसी न किसी तरीके से जहाँ पे उसके ऊपर असर भी डालता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्रेम्बल। तो इट इज इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। तो परिचय बताता है, हमारे संविधान की भूमिका बताता है, सारांश है हमारे संविधान का, ये समरी। तो अगर हम इसे देखें तो जैसे अगर आप किसी बहुत अच्छी खासी मोटी बुक को पढ़ रहे होते हैं और उसके किसी शॉर्ट नोट को पढ़ लेते हैं, उसके नोट्स को पढ़ लेते हैं, तो वो बुक पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप हमारे भारतीय संविधान को समझना चाहें, उसे जानना चाहें, उसके दर्शन को जानना चाहें, फिलॉसफी को जानना चाहें, तो अगर आप प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पूरा संविधान का सार एक तरीके से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं इसी बहुत बड़े प्रस्तावना के उपयोग के कारण और इसकी इस खासियत के कारण ए पालगीवाला जी ने संविधान का परिचय पत्र इसे कहा। तो प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे एन ए पालगीवाला जी ने कहा था। आगे बात करते हैं, इसीलिए इसे की टू कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे तो संविधान रूपी उस ताले के संपूर्ण ज्ञान का आप क्या कर पाएंगे, जहां पे समझ पाएंगे कि वहां पे पूरा संविधान हमारा कहना क्या चाहता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे इस स्टेटमेंट को कि एन ए पालकीवाला जी ने इसे क्या कहा था, संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ये स्टेटमेंट आपको आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो देश की प्रस्तावना है, भारतीय देश की प्रस्तावना संविधान की, ये किस पे आधारित है। तो प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इट इज बेस्ड ऑन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर यहाँ पे आपसे कभी भी पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है ये किस देश की प्रस्तावना से ली गई है, या फिर कहा जाए इसका जो आइडिया है या फिर इसकी सोच जो है वो किस देश के संविधान से यहाँ पे लिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे इसे लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये आप देख सकते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसकी प्रस्तावना है, उसका प्रियम्बल। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विश्व में पहला संविधान था
जिसने यहाँ पे अपने संविधान में प्रस्तावना को ऐड किया। ये वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री थी जिसने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड किया। तो इसी आइडिया, इसी सोच को हमने अपने भी संविधान में यहाँ पे उतारा। बात करें यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा किस देश के प्रस्तावना से मिलती है, तब आपका यहाँ पे जवाब होगा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे मिलती है। आगे बात करते हैं कि प्रस्तावना जो है हमारी किस पे बेस्ड है। तो हमने आइडिया तो देख लिया कि वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, बट अगर हम देखें कि हमारी जो प्रस्तावना है वो आई कहाँ से, उसका जन्म कहाँ से हुआ, तो इसके लिए यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया गया था, जिसे बाद में हमारी संविधान सभा के सामने उन्होंने पेश किया 13 दिसंबर 1946 को, और जिसे 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा ने अपना लिया था। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका के आधार पर आगे चल के हमारे संविधान का निर्माण हुआ। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ये दिखाता था कि हमारा संविधान किस प्रकार का होगा, किन लक्ष्यों की पूर्ति करेगा हमारा संविधान, किस आधार पर हमारा संविधान बनाया जाएगा। और जब आगे चल के हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया, तो उसके बाद यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी जो उद्देशिका थी जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था, इसी का एक शॉर्ट नोट या समरी बनाई गई और उसे संविधान में जोड़ दिया गया, और जिसे ही हम आज के समय में प्रस्तावना कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपके एग्जाम्स में ये डायरेक्टली आपसे पूछा भी जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया किसने था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, और इसे पेश किसने किया था असेंबली के सामने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। और यहाँ पे किस तारीख को पेश किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा ने इसे अपनाया कब था, तो वो थी 22 जनवरी 1947। तो इन सब तथ्यों को, फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है हमारी प्रस्तावना, जिसे हम लगातार देखते चलेंगे और इसे समझते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, प्रस्तावना की सिग्निफिकेंस क्या है। तो प्रस्तावना हमारा बताता है क्या, हमारे एम्स बताता है, ऑब्जेक्टिव बताता है, उद्देश्य, लक्ष्य बताता है हमारे संविधान के। तो जैसे जो भी इसमें बातें कही गई हैं, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, तो हम अपने देश को इस तरीके से बनाएंगे। तो जो भी हमारा संविधान है वो किन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए बनाया जा रहा है, इसका हम क्या देख सकते हैं, इसके हम कुछ झलक यहाँ पे हमारी प्रस्तावना में देख सकते हैं। और इसके लिए हमें समझना होगा कि यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अगर सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है किसी भी एक आर्टिकल की पूर्ति करने के लिए, हमें मालूम है हमारे संविधान के अंदर क्या है, आर्टिकल होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं हिंदी में। तो इन आर्टिकल्स की पूर्ति करने के लिए सरकार अगर कोई लॉ बनाती है, तो ऐसा हो सकता है कि ये लॉ किसी एक अनुच्छेद की पूर्ति कर रहे हो, एक आर्टिकल की पूर्ति कर रहे हो, और एक दूसरे आर्टिकल के खिलाफ जा रहे हैं। और ऐसे किसी भी विवाद में, ऐसी किसी एम्बिग्विटी में, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सामने आता है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे समय में क्या कर सकता है, संविधान की व्याख्या कर सकता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है। बट आगे चल के यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को ही किसी तरीके से बात समझना है, क्योंकि हमें भी मालूम है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बैठाई जाएगी उसमें भी जज ही बैठे हैं, वो इंसान ही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इन्हीं को कुछ समझ में ना आए, और यहाँ पे ऐसी कंडीशन में इन्हें जरूरत पड़े किसी चीज की रेफरेंस लेने की। तो आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रीवियस जजमेंट की रेफरेंस लेता है और बाकी सब चीजों की रेफरेंस लेता है, बट यहाँ पे चाहे तो वो प्रस्तावना का भी रेफरेंस ले सकता है और प्रस्तावना का इस्तेमाल कर सकता है संविधान की व्याख्या करने में। और अगर उस व्याख्या में वो पाता है कि जो कानून लाया जा रहा है वो प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों के खिलाफ जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कानून को वो नल एंड वाइड कर देगा, खत्म कर देगा। और अगर उसे लगेगा कि प्रस्तावना में दिए गए जो उद्देश्य एवं लक्ष्य हैं, ये कानून उन लक्ष्यों की पूर्ति कर रहा है, तो यहाँ पे वो उसे नल एंड वाइड नहीं करेगा। यहाँ पे हम एक बात बहुत अच्छे से समझे कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो प्राप्त है
वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे प्रस्तावना का इस्तेमाल कर सकता है संविधान की व्याख्या करने में। चलिए, तो यहाँ पे हमने जाना कि प्रस्तावना का क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है संविधान की व्याख्या करने में, इंटरप्रिटेशन में। आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस यानी प्रस्तावना के महत्व के बारे में। तो प्रस्तावना सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है, अधिकार का स्रोत बताता है। और इसके लिए जब हम देखते हैं हमारी प्रस्तावना को, तो हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमारे संविधान के लिए क्या है, वो है भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये भी बात हमें कौन बताती है, हमारी प्रस्तावना बताती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हमारी प्रस्तावना शुरुआत ही करती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और यही है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे प्रस्तावना हमारे देश का क्या बताती है, प्रकृति भी बताती है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट भी बताती है, यानी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो प्रस्तावना हमारी स्टार्ट ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो ये बताता है कि हमारा देश किस प्रकार का होगा। तो हमारा देश कैसा देश होगा, एक सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो हम भारत के लोग भारत को एक इस प्रकार का देश बनाएंगे, तो भारत इस प्रकार का एक देश होगा। इन शब्दों को बड़े आसान भाषा में समझते हैं। सोवेनिटी का मतलब होता है अपने फैसले लेने की आजादी, अथॉरिटी टू टेक योर ओन डिसीजन। तो भारत अपने कोई भी आंतरिक मामले या फिर कोई बाहरी मामले हैं, उनमें अगर किसी भी तरीके का फैसला लेना चाहता है, तो वो किसी भी देश या फिर किसी भी संगठन से पूछेगा नहीं। वो अपने फैसले स्वयं पूरी आजादी से ले सकता है, अपनी इच्छा अनुसार। दूसरी बात करते हैं सोशलिस्ट। तो हम भारत को कैसा देश बनाएंगे, या फिर भारत एक आज के समय में कैसा देश है, सोशलिस्ट यानी समाजवादी देश है। यानी अगर हम इस सोशलिस्ट समाजवाद शब्द को बहुत आसान भाषा में समझना चाहें, तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी संसाधनों का समान रूप से वितरण। तो इस देश में जो भी संसाधन अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो समाज के हर वर्ग के लिए यहाँ पे उपलब्ध होंगे, वो सभी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बात करते हैं सेकुलर। सेकुलर का जो यहाँ पे मीनिंग है, अगर हिंदी में ट्रांसलेशन देखें तो दो तरीके से निकल के आता है। एक आता है पंथ निरपेक्ष और एक आता है धर्मनिरपेक्ष। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष जो हम समझते हैं वर्ड, ये सेकुलर में अगर हम सेकुलर का ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष शब्द के हिसाब से करते हैं, तो उसका मतलब हो जाता है कि राज्य किसी भी तरीके से धर्म के बीच में नहीं आएगा। यानी राज्य और धर्म दोनों क्या होंगे, आपस में बिल्कुल पृथक होंगे, अलग होंगे, और स्टेट किसी भी तरीके से इंटरवेन नहीं करेगा यहाँ पे किसी भी धार्मिक मामले में। बट इंडिया ने यहाँ पे सेकुलरिज्म का जो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, उसे यहाँ पे ना अपना के अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट अपनाया, जो एक उसका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। सेकुलरिज्म खुद में तो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बट भारत ने इसका भी एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट निकाला, और वो है पंथ निरपेक्षता। और पंथ निरपेक्षता में यानी यहाँ पे भारत कहता है कि सबसे पहली चीज है, हम सभी धर्मों को क्या देंगे, मान्यता देंगे, यानी रिकॉग्निशन देंगे, और धर्म के आधार पर किसी के साथ नहीं करेंगे भेदभाव। तो ये है पंथ निरपेक्षता। आगे बात करते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, जिसमें सरकार जो होती है वो लोगों की सरकार होती है, लोग अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं। और फिर उसके बाद आता है शब्द हमारा गणराज्य यानी रिपब्लिक। और रिपब्लिक शब्द को अगर हम आसान भाषा में समझे, तो हेड ऑफ द स्टेट, यानी जो देश का मुखिया होगा, वो आपका वंशागत नहीं होगा, हेरिडिटरी नहीं होगा, यानी वो चुना हुआ होगा, नॉमिनेटेड होगा। तो इस तरीके से हम अपने देश को इस प्रकार का देश बनाएंगे, ये बात भी यहाँ पे प्रस्तावना हमें बताती है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रस्तावना यहाँ पे हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव्स भी बताती है, कि हमारी प्रस्तावना जो बताती है कि हमारा संविधान जो है किन ऑब्जेक्टिव, किन उद्देश्यों की यहाँ पे पूर्ति करेगा। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम देखें, तो हमारी प्रस्तावना कहती है, अगर आप देखें रिपब्लिक के आगे क्या लिखा हुआ है, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। तो सभी जितने भी नागरिक हैं, समस्त नागरिकों का कुछ सुरक्षित करने की बात की जा रही है, और जिसमें सबसे पहले सुरक्षित करने की बात की जा रही है जस्टिस की, यानी न्याय की। और ये न्याय किस प्रकार का न्याय, सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय। तो जस्टिस कौन सा, सोशो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तो किसी भी तरीके के साथ किसी के साथ अगर इनजस्टिस होता है तो आम बात है उसे जस्टिस चाहिए, और अगर नहीं हुआ है तो हम उसके जस्टिस की पहले से ही यहाँ पे क्या करके रखेंगे, सुरक्षा बना के रखेंगे। तो अगर हम उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं, जैसे महिलाओं को पहले यहाँ पे सोसाइटी ना पढ़ने देती थी, ना काम करने देती थी, तो सबसे पहले उन्हें एक सोशल जस्टिस मिलेगा जिससे वो पढ़ पाए, काम कर पाए। और जब वहाँ पे सोशल जस्टिस उन्हें प्राप्त हो जाएगा, जो सोसाइटी ने उनके साथ इनजस्टिस किया, उसके लिए उन्हें जब जस्टिस मिल जाएगा, तो यहाँ पे वो काम कर पाएंगी, तो उन्हें इकोनॉमिक जस्टिस मिल जाएगा। और फिर इकोनॉमिक जस्टिस मिल जाने के बाद वो अपनी आवाज़ यहाँ पे समाज के सामने रख पाएंगी, तो उन्हें पॉलिटिकल जस्टिस भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात की गई है जस्टिस की, और फिर उसके बाद बात की गई है लिबर्टी की। तो दूसरा उद्देश्य क्या होगा, लिबर्टी यानी समता होगी, और ये होगा ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप। तो यहाँ पे क्या नाम है, स्वतंत्रता होगा, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। तो आप जैसा भी चाहें वैसा थॉट रख सकते हैं, एक्सप्रेशन रख सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, फेथ रख सकते हैं और वर्शिप रख सकते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, ये लिबर्टी जो आप लोगों को दी गई है, ये किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को परेशान ना करे, लॉ एंड ऑर्डर को खराब ना करे, क्योंकि यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट भी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन होगा तो ये आपकी स्वतंत्रता आपसे छीनी जा सकती है। आगे बात करते हैं, उसके बाद प्रस्तावना का ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे जो कहती है वो है इक्वालिटी यानी समता। और समता किसकी यहाँ पे बात करता है, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी यानी प्रतिष्ठा और अवसर। तो सभी की यहाँ पे प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे, और यहाँ पे सभी को अवसर मिलेगा हर एक नौकरी, हर एक कार्य करने का। तो यहाँ पे बात होती है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। उसके बाद लक्ष्य यहाँ पे समाप्त नहीं होते, उसके बाद यहाँ पे कहे गए हैं टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पे देखें तो ये मुख्य शब्द हैं जो और यहाँ पे एम या ऑब्जेक्टिव्स को बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे बंधुत्व यानी भाईचारे को यहाँ पे बना के रखना, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना, यूनिटी यानी हमारे देश की एकता, इंटीग्रिटी यानी अखंडता, तो हमारे देश की एकता एवं अखंडता को भी बनाए रखना। तो ये सारी चीजें हमारे प्रस्तावना के क्या हो जाते हैं, जो हमारी प्रस्तावना दिखाती है क्या, जहाँ पे हमारे संविधान के लक्ष्य दिखाती है, ऑब्जेक्टिव्स दिखाती है। और ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चल रही है, प्रस्तावना से ही पता चल रही है। आगे बात करते हैं, एक और सिग्निफिकेंस है बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना कोई सिंपल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे आम पब्लिक समझ पाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे संविधान कहता क्या है। बट प्रस्तावना एक बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट है, तो ये आम आदमी को यहाँ पे क्या करता है, इजी तरीके से संविधान को समझने का एक आसान तरीका बनता है। तो इट हेल्प्स द कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आम आदमी अगर प्रस्तावना को समझ लेगा तो यहाँ पे वो हमारे संविधान के सार को समझ लेता है, और उससे काफी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाती हैं। क्योंकि प्रस्तावना में जो लक्ष्य दिए गए हैं, इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए आगे हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे अनुच्छेद, आर्टिकल्स दिए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। तो यहाँ पे प्रियम्बल हमारा बताता है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की सर्वोच्चता। तो अगर हम संविधान की सर्वोच्चता देखें तो यहाँ पे प्रस्तावना में हमें साफ तौर पे ये दिखाई देती है। इसकी लास्ट लाइन को अगर हम देखते हैं, तो अगर हम लास्ट लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे आप समझेंगे कि पहली लाइन यहाँ पे शुरुआत होती है प्रस्तावना की, वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, और आखिरी लाइन यहाँ पे है हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमने अपना सर्वस्व इस संविधान को समर्पित कर दिया। किसी कोई भी देश बनता कैसे है, लोगों से ही देश बनता है, लोगों से ही देश बनता है। तो हम भारत के लोग थे और हमने अपना अब सर्वस्व, सब कुछ हमने देखा, यही सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। और हमने अपना सर्वस्व किसको दे दिया, संविधान को दे दिया। तो जब हमने संविधान को अपना सर्वस्व दे दिया, सब कुछ न्यौछावर संविधान को कर दिया, तो यहाँ पे बात समझिए, पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी हम थे, संविधान यहाँ पे था, तो संविधान को हमसे शक्तियां प्राप्त हो रही थी।
बट अब यहाँ पे क्या है, संविधान यहाँ पे है, और अब हमें संविधान से शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। जब आप आगे रूल ऑफ लॉ पढ़ेंगे मेरे साथ, तो यहाँ पे समझेंगे कि ये एक डिफरेंस पड़ जाता है रूल ऑफ लॉ की थ्योरी में हमारे और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो श्री सर अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने यहाँ पे प्रस्तावना को लेकर कहा, द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैव थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। यानी वो कहना चाहते थे कि यहाँ पे जो हमने इतने सालों में अपने स्ट्रगल में सीखा, जाना, समझा, और जैसा हम चाहते थे हमारा संविधान बनाना, उन सभी आइडियाज को यहाँ पे प्रस्तावना में दिया गया है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन्होंने भी यहाँ पे इसे कहा। सेम इसी तरीके से के एम मुंशी जी ने यहाँ पे कहा, इट इज हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी ये हमारे जो देश है, हमारे देश की जो सोवेनिटी है, लोकतांत्रिक संप्रभुता और गणराज्य का क्या है, कुंडली है, या फिर हम कह सकते हैं राशिफल या फिर भविष्यफल है। तो अगर हमारी प्रस्तावना सही तरीके से काम कर रही है, उसमें दिए गए लक्ष्यों की सही तरीके से पूर्ति हो रही है, तो हमारे देश की सोवेनिटी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो प्रिंसिपल्स हैं, ये यहाँ पे क्या रहेंगे, बने रहेंगे। उसी तरीके से पंडित ठाकुर दास भार्गवा जी ने इसके बारे में बहुत सारी बातें कही। इन्होंने मोस्ट प्रीशियस पार्ट कहा, सबसे कीमती हिस्सा कहा हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल तक इन्होंने कहा, आत्मा कहा, की टू कॉन्स्टिट्यूशन कहा, ज्वेल सेट कॉन्स्टिट्यूशन का कहा, और यहाँ पे इन्होंने कहा इट इज अ यार्ड स्टिक टू मेजर द वर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी बात यहाँ पे पंडित ठाकुर दास भार्गवा जी ने कही, यानी इन्होंने प्रस्तावना के ऊपर बहुत ज्यादा महत्व बताया। आगे बात करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट अर्नेस्ट बाकर ने भी इसे की नोट कहा। की नोट यानी कुंजी, इसे आप जिससे आप समझ लेते हैं तो आप उस पूरे डॉक्यूमेंट को समझ लेते हैं। तो इसे उन्होंने क्या कहा, अर्नेस्ट बाकर जी ने की नोट कहा। तो यहाँ पे जो ये बातें कही गई हैं, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं कि किन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या क्या कहा है। अब एक बहुत मुख्य सवाल है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम जान चुके हैं कि प्रस्तावना में क्या दिए गए हैं, लक्ष्य दिए गए हैं, और उन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए क्या नाम है, आर्टिकल दिए गए हैं संविधान के अंदर। और अगर किसी भी तरीके से किसी कानून को यहाँ पे बनाया जाए जो एक आर्टिकल के खिलाफ जा रहा हो और दूसरे आर्टिकल की पूर्ति कर रहा हो, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या कर सकता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है। और अगर उसे किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, एम्बिग्यूटी लगे, तो वो यहाँ पे प्रस्तावना का इस्तेमाल कर सकता है इसकी व्याख्या करने के लिए। तो अगर हम प्रस्तावना के अंदर लक्ष्यों को ही बदल दें, अगर हम प्रस्तावना के अंदर लक्ष्यों को ही बदल देंगे, पूरी चीज ही बदल देंगे प्रस्तावना की, तो लक्ष्य बदल जाएंगे, और उसके हिसाब से अगर लक्ष्य बदल दिए गए, तो यहाँ पे आगे चल के किसी भी आर्टिकल में या कोई कानून में बदलाव किया जाएगा और जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास व्याख्या के लिए जाएगा, तो आम बात है जब वो चीज मौजूद ही नहीं होगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला किस तरीके से लेगा, उसका फैसला भी यहाँ पे काफी ज्यादा बदल जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले बात यह की गई कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगर प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रस्तावना को पहले संविधान का भाग होना होगा। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? अगर वो संविधान का भाग होगी तभी तो उसके अंदर संशोधन हो सकता है। अगर वो संविधान का भाग ही नहीं मानी गई, तो फिर वो उसके अंदर संशोधन कैसे होगा। तो यहाँ पे हमें 3 जजमेंट्स को देखना है और जिससे हम पता करेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है और किस जजमेंट में ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। तो इसके लिए सबसे पहला केस है बेरूबारी यूनियन केस 1960, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि प्रस्तावना यानी प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग हिस्सा नहीं है। उसी तरीके से दूसरा केस हम देखते हैं केशवानंदा भारती केस 1973, जिसमें यहाँ पे कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। और तीसरा केस यहाँ पे आता है LIC ऑफ इंडिया केस 1995, जिसमें भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। चलिए, बट अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ी दिक्कत आ गई कि अगर संविधान का भाग है और इसके अंदर फिर संशोधन किया जा सकता है, तो ऐसा संशोधन कर दिया जाए कि पूरा का पूरा संविधान ही बदल जाए, खतरे में आ जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में जब यहाँ पे ये कहा
कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, तो उसी तरफ उसी साल उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे लेके आया बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का सिद्धांत, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान के अंदर कुछ है जो है मूल ढांचा, यानी है वो बेसिक स्ट्रक्चर, और आप उसे नहीं बदल सकते हैं। मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। इसे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय अपनी अलग अलग जजमेंट में डिफाइन करता है, बताता है। तो यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से कोई भी परिवर्तन संविधान में किया जाएगा जो संविधान के मूल ढांचे को बिगाड़ेगा, तो उसके आधार पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस कानून, उस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड कर सकता है। तो यहाँ पे प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक क्या किया, सेफ्टी वॉल्व भी लगा दिया। आगे बात करते हैं, दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि प्रस्तावना ना तो किसी प्रकार का सोर्स ऑफ पावर है टू द लेजिस्लेशन, और ना ही प्रोहिबिशन है। ना तो विधायिका को किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करता है, और ना ही उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इट इज नॉट जस्टिसिएबल, गैर न्यायिक है। अर्थात यहाँ पे प्रस्तावना में दी गई किसी भी बात को लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते, जुडिशरी नहीं जा सकते और उसकी मांग नहीं कर सकते हैं, जैसे आप मौलिक अधिकारों के लिए कर सकते हैं। तो इट इज नॉन जस्टिसिएबल। आगे बात करते हैं कि क्या प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है। तो जी हाँ, जब केशवानंदा भारती केस 1973 में यह बात तय हो गई कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है, उसके बाद यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा यहाँ पे प्रस्तावना के अंदर 3 और शब्द जोड़े गए, और वो थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, यानी समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अब जब ये 3 शब्द प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, ये तीनों शब्द अब हमारे क्या बन चुके हैं, लक्ष्य बन चुके हैं। और आगे चल के अगर हमारी सरकार किसी भी तरीके से कोई कानून लेके आती है जो इन लक्ष्यों की पूर्ति करे, या संविधान में किसी तरीके का संशोधन करती है जो इन लक्ष्यों की पूर्ति करे, और केस अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या करने की जरूरत पड़े और प्रस्तावना का अगर रेफरेंस लेने की जरूरत पड़े, तो इन 3 शब्दों के आधार पर यहाँ पे वो लॉ, वो कानून सरकार का बच भी सकता है और खत्म भी हो सकता है। तो ये है हमारी संपूर्ण प्रस्तावना, जो हमारे एग्जाम के लिए है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, तो यहाँ पे हमने सभी शब्दों को समझा, और यहाँ पे एक बात हमें और समझनी है कि प्रस्तावना यहाँ पे एक चीज बताती है कि हमारे संविधान को अपनाया कब गया था। तो हमारे संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो प्रस्तावना यहाँ पे हमारे डेट ऑफ एडॉप्शन भी देती है, डेट ऑफ एडॉप्शन, यानी हमारा संविधान अपनाया कब गया था। और इसी को हम एज अ संविधान दिवस, यानी एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर भी मनाते हैं, एज अ लॉ डे के तौर पर भी इसे बनाते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन प्रियम्बल में आते हैं। तो हम यूपीएससी और कुछ स्टेट पीसीएस के बेहतरीन से क्वेश्चंस को देखेंगे कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पहला है जो आपके सामने है, और ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय। तो यहाँ पे भारत में न्यायपालिका और क्या कार्यपालिका के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तीसरा 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल, या फिर कन्वेंशनल प्रैक्टिस है ये एक। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रस्तावना में हमने इसके बारे में कहीं नहीं पढ़ा है, तो आम बात है प्रस्तावना तो इसका सही जवाब नहीं होगी। बट यहाँ पे ऑप्शंस में दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी में जब भी आपको इस तरीके के, या फिर किसी भी एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका आरएएस हो, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, या फिर किसी भी तरीके का एग्जाम हो, तो प्रस्तावना वहां आपके ऑप्शंस में जरूर आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन में आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसका आंसर तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रस्तावना को भी यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है। तो आपका प्रस्तावना की संपूर्ण जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर आप दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वापस आप पाएंगे ये सब प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन हैं आपके। तो यहाँ पे प्रस्तावना का वापस रेफरेंस दिया गया है, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा।
बट उसके लिए भी हमें समझना होगा कि ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही नहीं है। तो जब भी आप एग्जाम्स यहाँ पे देंगे तो आपको प्रस्तावना ऐसे हर एक क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, कह रहा है द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज a part of constitution but has no legal right, not a part of constitution and has no legal effect either। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, और डी कह रहा है एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। ठीक है, तो किसी की आप क्या करने के लिए, व्याख्या करने के लिए ही प्रस्तावना का इस्तेमाल करवा रहे हैं। बाकी बहुत सारे इसी तरीके से क्वेश्चन आपको प्रस्तावना के ऊपर आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और दोस्तों हर एक एग्जाम में आपके प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको सेक्शन अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।